5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कब और किसने पेश किया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की इस्तिलाहात किसने मुतारफ़ करवाई? वो कौन सी अहम खसूसियात थी जिनको बुनियाद बनाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ़ करवाया गया? और आखिरकार मार्गोलीज और शवार्ट्ज़ ने कौन सी अहम तरमीम की उन बुनियादों में जिनको बुनियाद बनाकर 5 किंगडम सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था? ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले ऐसे वो तमाम तुलबा और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की कौन सी अहम खामियां थीं और आखिरकार इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इस तीसरा एक किंगडम शामिल करके किंगडम प्रोटिस्टा, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो मुतारफ़ करवाया गया। लेकिन बायोलॉजिस्ट उस सिस्टम से भी मुतफिक ना हुए और बिल आखिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया गया, तो इनके बाद 1937 में ई चैटन इसने बैक्टीरिया के लिए प्रोकैरियोटिक सेल और जानवर और पौधों के सेल के लिए यूकैरियोटिक सेल की इस्लाहात जो है वो मुतारफ़ कराएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सेल होते हैं जिनमें वाज़ेह और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और ऐसे जानदार जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हों उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिनमें वाज़ेह और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और ऐसे जानदार जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हों उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं वगैरह वगैरह, ये यूकैरियोटिक जानदार हैं। अब 1967 में 1967 में रॉबर्ट विटकर जो है इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो अहम खसूसियात थी जिनको बुनियाद बनाकर ये सिस्टम मुतारफ़ किया गया वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, और अगर यूकैरियोटिक है तो सादा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है या कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जानदार की। जो पहली बुनियाद थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी कि सेल के हवाले से जानदार किस तरह का बना हुआ है, क्या आया कि एक सेल पर मुश्तमिल है और क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर यूकैरियोटिक है और सादा यूकैरियोटिक है या मल्टी यूकैरियोटिक है, किस तरह की उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा जो था वो खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके के ऊपर था, यानी कि क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुराक बनाता है, क्या वो खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाता है या खुराक को चबा कर जो है खाकर जो है वो जिस्म में ले जाता है। तो ये वो तरीके थे जिनको बुनियाद बनाकर रॉबर्ट विटकर ने 1967 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर रॉबर्ट विटकर ने तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया और वो किंगडम्स 5 जो हैं वो ये हैं। नंबर 1 किंगडम मुनीरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटी और नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया। दोबारा से बताता चलो स्टूडेंट्स को कि जो अहम खसूसियात थी, जो अहम बुनियादें थी 5 किंगडम सिस्टम की, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, और दूसरा खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके की, क्या वो जानदार फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं या खुराक को खाकर जिस्म में ले जाते हैं, इन बुनियादों पर। लेकिन इसके बाद 1988 में मार्गोलीज और शवार्ट्ज़
یہ دو اہم بایولوجسٹ ہیں جنہوں نے رابرٹ وٹکر کے بنائے گئے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں ترامیم کی، اور وہ تمام ترامیم ان خصوصیات میں تھیں، ان بنیادوں پر تھیں جو پہلے رابرٹ وٹکر جو ہے نا وہ قائم کر چکا تھا۔ ان دونوں نے سیلولر آرگنائزیشن اور خوراک حاصل کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز جو ہے اس کی ترامیم کی، اور وہ تھا جینیٹکس کا علم۔ یعنی کہ مارگولیس اور شوارٹز نے جینیٹکس کو بھی شامل کیا کہ جانداروں کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں تقسیم کرتے ہوئے، جہاں پر آپ پہلے سیلولر آرگنائزیشن اور خوراک تیار کرنے یا حاصل کرنے کے طریقوں کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی جینیٹکس کو بھی دیکھا جائے کہ جینیٹیکلی ڈی این اے کے لیول پر کون سے جاندار آپس میں ملتے ہیں اور کون سے جاندار آپس میں نہیں ملتے، کن میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں اور کن میں ڈس سملیرٹیز ہیں۔ تو جینیٹکس کے علم کو بھی، جینز کے علم کو بھی بنیاد بنایا ان لوگوں نے، لیکن ان لوگوں نے ان کنگڈمز کے 5 نام وہی رہنے دیے جو پہلے رابرٹ وٹکر جو ہے وہ قائم کر چکا تھا، بنا چکا تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف جینیٹکس کی بنیاد کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا، اضافہ کیا ان 2 بنیادوں کے ساتھ۔ تیسری جو بنیاد انہوں نے رکھی وہ جینیٹکس تھی کہ جینیٹکس کی بنیاد پر جانداروں کو ضرور جانتے جائے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان کے درمیان کون سی مشترکہ خصوصیات ہیں اور کون سی نہیں، یعنی مماثلت اور غیر مماثلت کو بھی جو ہے وہ پرکھا جائے جینیٹکس کی بنیاد۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے ان 5 کنگڈمز کو ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کنگڈم منیرا میں کون کون سے جاندار شامل ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کنگڈم پروٹسٹا میں کن جانداروں کو رکھا گیا، کنگڈم فنجائی جو ہے وہ کس طرح سے ہیٹروٹروف ہے، اور کنگڈم پلانٹی جو ہے ان میں کون کون سے جاندار شامل ہیں، اور کنگڈم اینیملیا کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ آخرکار کس کنگڈم میں شامل ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔